नमस्कार विद्यार्थियों। तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से सारी की सारी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस कक्षा से पहली कक्षाओं में मैंने जितनी भी बातें आप लोगों को बताई वो सभी बातें आपने अच्छे से समझी होगी। एक एक करके उनको याद करने का प्रयास किया होगा और आंसर राइटिंग भी की होगी। तो मैंने आप लोगों को पिछली कक्षाओं में ये बताया था कि इतिहास एक ऐसा विषय है जो कुछ प्रश्नों के साथ अपनी खोज की यात्रा को शुरू करता है और कुछ प्रश्नों के साथ ही इस यात्रा का अंत होता है। तो जो आज की हमारी यात्रा है उसका नाम है हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज का नाम सुनते ही आपके मन में कुछ प्रश्न आ रहे होंगे। वो प्रश्न क्या हो सकते हैं? वो प्रश्न यह हो सकते हैं कि पहला प्रश्न ये बनता है आपके दिमाग में कि जो सभ्यता है उसका नाम हड़प्पा क्यों रखा। पहला प्रश्न बन गया। दूसरा प्रश्न, इसकी खोज किसने की होगी। तीसरा प्रश्न ये बनता है कि इसकी खोज कब व क्यों हुई होगी। ऐसे प्रश्नों के साथ हम अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। तो चलो आज हम सीधा व्हाइट बोर्ड से ही समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखो मैं कुछ नाम बता रहा हूँ, उन नाम के साथ अपनी कहानी की आज की शुरुआत करते हैं। तो पहला नाम है वो है हमारा अलेक्जेंडर कनिंघम। ये आपको पता है कि जब 19वीं सदी में जो भारत था उस समय भारत पर अंग्रेजों का राज था। भारत पर अंग्रेजों का राज था। तो जितने भी काम होते थे खोज से संबंधित या इतिहास के लेखन से संबंधित, वो सारे के सारे काम कौन करते थे? ये अंग्रेज करते थे। तो अंग्रेजों में एक व्यक्ति था जिसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। इसे क्या बनाया गया? भारतीय भारतीय पुरातत्व पुरातत्व सर्वेक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का पहला जनरल। तो जो कनिंघम थे इनको क्या बनाया गया? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का पहला जनरल बनाया गया। ये इतिहास में अपनी रुचि रखते थे तो इन्हें क्या बना दिया गया कि आप क्या करो, पुरानी जो इतिहास की बातें हैं या जो स्थल है उनकी क्या करो, खोज करो और जो भारत का इतिहास है उसको नए सिरे से लिखने का क्या करो, प्रयास करो। ये बात अलेक्जेंडर कनिंघम को कही गई और उन्हें भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का क्या बनाया गया? पहला जनरल बनाया गया। तो अगर मान लो आपको मैं भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का पहला जनरल बना दूं और कहूं कि भारतीय इतिहास की आपको क्या करनी है, खोज करनी है और उनकी व्याख्या करनी है फिर से, तो आप क्या करोगे? आप ऐसा तो है नहीं कि फावड़ा लेकर खोदने लग जाओगे कहीं पर भी और लोग आपसे पूछेंगे कि क्या कर रहे हो, तो आप क्या कहोगे? मैं तो भाई हड़प्पा सभ्यता की खोज कर रहा हूँ, यहाँ मुझे हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष है वो निकलते हुए मिलेंगे। ऐसा तो आप कर नहीं सकते कि कहीं भी पावड़ा लेकर खोदने लग जाओ कि यहाँ भाई हमें तो साक्ष्य मिलेंगे और यहाँ हम सभ्यता की खोज करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले ऐसे स्थानों को चिन्हित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐसे स्थानों को चिन्हित करना पड़ेगा। ऐसे स्थान चिन्हित करना पड़ेगा। एक स्थान चिन्हित किया कि हाँ भाई हम इस स्थान की खोज करेंगे और शायद यहाँ पर कुछ हमें मिल सकता है। तो वो कैसे करोगे आप? तो आप क्या करोगे? कुछ जानकारियां लोगे। जैसे आपके, मान लो आपको खोज करनी है कि आपके फलाने खेत के अंदर ऐसा कुछ मिल सकता है, खजाना वगैरह मिल सकता है। तो ऐसी बात किसी ने कही होगी, ठीक है। स्थान को चिन्हित करोगे और स्थान को चिन्हित कैसे करोगे? पुरानी कहानियों में कि पुरानी कहानियाँ ऐसी कहती है कि उस गांव में उस पेड़ के नीचे ऐसा खजाना दबा हुआ है और उस खजाने को आज तक कोई निकाल नहीं पाया। तो आप क्या करोगे? उस खजाने को निकालने के लिए उस गांव में जाओगे, उस पेड़ के नीचे जाओगे और वहां से खुदाई शुरू करोगे। तो आपको क्या करना है? पहले स्थान को चिन्हित करना है और उस चिन्हित स्थान का पता कैसे लगाओगे? पुरानी कहानियों से, पुराने ग्रंथों से उसका क्या करोगे? पता लगाओगे। फिर वहां पर आप क्या करोगे? खुदाई शुरू करोगे। तो खुदाई शुरू करने के बाद आपका अनुमान क्या रहेगा कि मैं जिस स्थान पर खुदाई कर रहा हूँ वहाँ पर शायद मिल सकता है, हमें सोना मिल सकता है या फिर
कुछ और वस्तुएं, जो अन्य वस्तुएं मिल सकती है, अन्य वस्तुएं। ये आपकी सोच रही होगी कि आपको अगर कुछ खजाना ढूंढना है तो ऐसा स्थान ढूंढना है जहाँ शायद खजाना हो सकता है। फिर आप क्या करोगे, उससे संबंधित जो कहानियाँ हैं उन कहानियों को पढ़ोगे कि हाँ ऐसा राजा हुआ था, उसने यहाँ पर ये खजाना रखा था। अब उसकी सत्यता के लिए आप क्या करोगे, उस स्थान पर जाओगे, पुराने ग्रंथों को पढ़ोगे और उन पर वहाँ पर क्या करोगे, खुदाई। और खुदाई में शायद आपको सोना भी मिल सकता है और कुछ अन्य वस्तुएं भी मिल सकती है। पहला तरीका तो ये हुआ स्थान चिन्हित करने का। जो दूसरा तरीका वो हो सकता है कि आप अपने खेत में क्या कर रहे हो, जुताई कर रहे हो। खेत में जुताई, जुताई करने के वक्त आपका जो हल है, उस हल में आपको क्या मिलते हैं, हल में तांबे की वस्तुएं मिलती है, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन। ये सब आपको क्या करते हैं वहाँ पर, जब आप हल को चला रहे होते हैं, जैसे मान लो ये आपका खेत है, इस खेत में आप हल चला रहे हो ऐसे, तो कुछ वस्तुएं आपके हल में निकलती हुई मिलती है या उलझ जाती है, तो आप क्या करते हो, वहाँ पर खुदाई करते हो, देखते हो कि क्या है यहाँ। तो आपको वहाँ पर मान लो कुछ तांबे की वस्तुएं मिलती हैं, कुछ मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। तो आपका मन क्या करेगा कि शायद यहाँ पर अगर थोड़ी मात्रा में तांबा मिला है या तांबे की वस्तुएं मिली है, तांबे की वस्तुएं मिली है, तो शायद यहाँ पर क्या हो सकता है, और सारा खजाना हो सकता है या और सारी कुछ वस्तुएं हो सकती है। तो आप क्या करोगे, वहाँ पर क्या करोगे, खुदाई करोगे। तो दो तरीके हो गए क्या, या तो जो आपने कहानियाँ सुनी है उन कहानियों में उस स्थान के बारे में कुछ सुना होगा, या पुराने ग्रंथों में उस स्थान के बारे में सुना होगा, और वहाँ पर आप क्या करोगे, खुदाई करोगे। अब खुदाई करने के लिए आपका उद्देश्य या तो हो सकता है इतिहास की जानकारी। अगर इतिहास की जानकारी नहीं है तो आपको क्या चाहिए, सोना। तो सोने की प्राप्ति के लिए आप क्या करोगे, उस स्थान की क्या करोगे, खुदाई करोगे। या फिर क्या करोगे, आप अपने खेत की जुताई कर रहे हो, जुताई करते हुए आपको हल में कुछ तांबे के बर्तन या मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, तो आपको क्या लगेगा कि शायद यहाँ पर किसी ने कुछ गार्ड रखा होगा और मैं खुदाई करूँगा तो मुझे मिल जाएगा और वो सारा का सारा सोना हमें मिल जाएगा। इसलिए आप सोने के लिए वहाँ पर क्या करते हो, खुदाई करते हो। तो जब आप क्या हो, इतिहासकार तो हो नहीं, आप एक आम इंसान हो और आप खुदाई करोगे, तो आपको जो उत्खनन है, जो इतिहासकार उत्खनन के लिए जो तकनीक अपनाते हैं, उन तकनीकों को आप अपनाओगे नहीं, और आप तो सीधा ही फावड़ा लेकर चले जाओगे, कुदाली लेकर चले जाओगे और खोदोगे कि भाई हमें तो क्या करना है, सोना निकालना है। तो आप जो इतिहास है उसको क्या कर दोगे। देखो क्या होती है, जो उत्खनन होता है, उत्खनन, उत्खनन की क्या होती है की तकनीक। उत्खनन की दो तकनीक होती है क्या, एक तो होती है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, और दूसरी होती है क्षैतिज, क्षैतिज। अब ये क्या होता है ऐसे समझो, इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देते हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है जो भी पृष्ठ है उस पृष्ठ के लंबवत खुदाई, उस खुदाई को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर खुदाई कहते हैं। जैसे बोरवेल करते हो ना आप, कुआं खोदते हो या बोरवेल, तो उसमें क्या होती है, खुदाई लंबवत होती है। एक स्थान ले लिया, उस स्थान के लंबवत आप अंदर की ओर खुदाई करते चले जाते हो, ठीक है। ये मान लो कुआं हो गया या बोरवेल या नलकूप जिसे हम बोलते हैं, नलकूप, इसकी खुदाई होती है, वो क्या होती है, ऊर्ध्वाधर होती है। कि जो पृष्ठ है उस पृष्ठ के लंबवत, कि मान लो ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ के लंबवत यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आप क्या करते हो, खुदाई करते हो। दूसरा, आप लोगों ने जो तालाब देखा होगा, तालाब में आप गहराई में नहीं जाते, बल्कि आपका जो एरिया होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, और आप परत दर परत खुदाई करते हो। तो इस जो खुदाई की तकनीक होती है, जैसे तालाब खोदते हो आप, तो उस तकनीक को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज या हॉरिजेंटल, और उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल टेक्निक। इसको तो वर्टिकल टेक्निक यानी ऊर्ध्वाधर तकनीक, और इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज तकनीक या हॉरिजेंटल टेक्निक। इससे आप क्या करते हो, खुदाई करते हो। और खुदाई करने के लिए आप तो क्या प्रयोग करते हो, फावड़ा, फावड़ा या पावड़ा जो भी कहते हो, फावड़ा, कुदाली, गेंती, कुदाली, या आपकी भाषा में जो भी कुछ कहो, खसी कहो या फिर और कुछ कहो, वो आपकी भाषा में आप जो भी कहो, तो इन सब का क्या करते हो, प्रयोग करते हो। तो ये हो गया। अब दूसरा हम एक उदाहरण और से समझे, तो एक तो देखो आप लोगों ने क्या केक खाया होगा, केक नहीं तो मदिरा तो खाया ही होगा। तो केक और मदिरा क्या है, आपके लिए एक नमूने के तौर पर है,
जब आप केक को खाते हो तो क्या करते हो, केक की कटाई ऐसे करते हो, ये केक का पीस ले लिया, तो उसकी कितनी लेयर बन रही है, 3 लेयर बन रही है। तो केक की ऐसी कटाई जिसमें आप लेयरों को एक साथ निकाल के एक सैंपल के रूप में ले रहे हो, तो ये जो टेक्निक है वो आपकी क्या है, ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर तकनीक है। या फिर आप क्या करोगे, केक की जो ऊपर वाली क्रीम वाली लेयर है केवल उसको ही खा रहे हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्षैतिज। ये आपकी होगी दोनों तकनीक, ठीक है। इस तकनीक से वो इतिहासकार क्या करते हैं, खुदाई करते हैं। अब खुदाई करने के लिए जो इतिहासकार का जो तरीका होता है उसको समझाता हूँ मैं। वो क्या करेंगे, एक छोटा सा एरिया ले लेंगे, इतना सा ले लिया, उसमें वो दोनों तकनीक लगाएंगे। या तो वो क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर खुदाई करेंगे। तो ऊर्ध्वाधर खुदाई में क्या करेंगे, ये मान लो उन्होंने एरिया ले लिया 2 फुट बाई 2 फुट का, यानी कि 2 फुट ही लंबा है और 2 फुट ही क्या है, चौड़ा है। इस एरिया को ले लिया और एक एक बारीक से बारीक, जैसे चम्मच हो गई और सुई की नोक जितनी होगी, ऐसे ही ब्रश हो गया, इनके सारे क्या करते हैं, एक एक चम्मच यहाँ से मिट्टी को उठाते जाते हैं और अंदर की तरफ खुदाई करते चले जाते हैं। तो इस तकनीक को तो कहते हैं हम क्या, ऊर्ध्वाधर तकनीक। दूसरा क्या होगा, वो पूरे के पूरा पृष्ठ है उसको क्या करेंगे, एक एक चम्मच उठाते जाएंगे और देखते जाएंगे कि उन्हें क्या मिलता है। अब आप कहोगे सर एक एक चम्मच उठा रहे हैं तो समय तो बहुत लगेगा। हाँ तो भाई, इतिहासकारों को खोजने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। अगर वो पहाड़े से खुदाई करते हैं या अन्य वस्तुएं से खुदाई करते हैं तो जो वस्तुएं होती है वो टूट जाती है, अपने मूल स्वरूप में नहीं रहती है, तो फिर क्या मतलब है, तब तो वो इतिहास क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो ये होती है तकनीक है। अब पूरी जो कहानी है उसका सार क्या है, कि आपको अगर खुदाई करनी है तो आपको एक स्थान चाहिए। उस स्थान के लिए आप किन का प्रयोग कर सकते हो, सारे का, पुरानी कहानियों का, पुराने ग्रंथों का। ये अब लालच आपको हो सकता है सोने का हो सकता है या इतिहास को उजागर करने का हो सकता है। दूसरा, आप जुताई कर रहे हो तो जुताई के वक्त आपको हल में तांबे के, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं और आपको और अधिक मात्रा में मिलने की चाह में आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर खुदाई कर सकते हो, ठीक है। यह आपका हो सकता है उद्देश्य। अब ऐसी इच्छा रखते हुए क्या कर रहे हैं, कनिंघम साहब इतिहास में रुचि रख रहे हैं। अब उनकी जो रुचि है, कनिंघम साहब की जो रुचि है वो किस इतिहास को जानने में, कनिंघम। अब जो कनिंघम साहब है उनकी रुचि है आरंभिक इतिहास में, आरंभिक इतिहास में जानने, उनकी रुचि आरंभिक इतिहास को जानने में है। अब आरंभिक इतिहास का मतलब 6ठी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी ईसा तक जानने का इनका क्या रुचि है, कि मुझे इस इतिहास को जानना है। तो इस इतिहास को जानने के लिए अगर मैं बताऊं कि ये कौन सा काल है, तो ये बुद्ध का काल है, बुद्ध व महावीर का काल है, मुख्यतः यही काल है। तो इसकी जानकारी के लिए हमें बौद्ध ग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा और जैन ग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा। तो जो बौद्ध ग्रंथों की जानकारी है वो हमें मिलती है चीनी यात्रियों के ग्रंथों से या यात्रा वृत्तांतों से, यात्रा वृत्तांत से। तो देखो, कनिंघम साहब क्या करते हैं, उनकी जो रुचि होती है इतिहास को जानने की, वो रुचि होती है आरंभिक इतिहास को। और आरंभिक इतिहास शुरू होता है 6ठी ईसा पूर्व से। तो उस इतिहास को जानने के लिए जो काल है वो काल कौन सा होता है, बुद्ध और महावीर का काल होता है। तो उसकी जानकारी, जो बुद्ध से संबंधित जानकारी है, वो हमें मिलती है चीनी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत में, कि जो चीनी यात्री भारत घूमने के लिए आए थे या पढ़ने के लिए आए थे, तो उन्होंने उस वक्त जो भारत में जो कुछ देखा था उसके बारे में अपने ग्रंथों में लिख दिया, अपनी यात्रा वृत्तांत में उन्होंने क्या कर दिया, लिख दिया। तो कनिंघम साहब ने क्या किया, उस यात्रा वृत्तांत को आधार मानकर अपनी जो खोज है, अपनी खोज उसको जारी रखा। किसके आधार पर, चीनी यात्रियों के जो यात्रा वृत्तांत थे उनको आधार बनाया और उसमें जो जानकारी लिखी, जिन स्थानों के बारे में लिखा था, उन स्थानों की खोज उन्होंने क्या कर दी, शुरू कर दी, ठीक है। अब क्या हुआ, उनका मानना क्या था, कनिंघम साहब का ये मानना था कि जो भारत का इतिहास है वो शुरू कब से होता है, वो शुरू होता है जो गंगा की घाटी है। गंगा घाटी का मतलब जो गंगा नदी का प्रवाह है, उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके आसपास में ही जो सारी की सारी बस्तियां हैं वो बसी थी। और जो आरंभिक इतिहास है अपना, वो लगभग 6ठी ईसा पूर्व से कुछ सालों का पहले का ही रहा होगा। ये उनका क्या है, मानना है। कब मानना है,
जब उन्होंने ये जो उत्खनन का कार्य है या इतिहास का पुनर्लेखन का जो कार्य है शुरू किया था, तब उनका ये मानना था। अब देखो, हम किस चीज को भ्रम कहेंगे? जो चीज हो नहीं लेकिन हम उसके बारे में मानकर चलते हैं कि ऐसा होगा, उसे क्या कहते हैं हम? भ्रम। और कनिंगम को क्या भ्रम है वो हम अभी पढ़ते हैं। देखो, जो आज का हमारा बिंदु था वो क्या था? हड़प्पा सभ्यता की खोज व कनिंगम का भ्रम। अब पढ़ते हैं, देखो कनिंगम का क्या भ्रम। कनिंगम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर थे या जनरल थे? क्या भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर या जनरल थे? 19वीं शताब्दी में उत्खनन के कार्य क्या किया थे उन्होंने? प्रारंभ किए थे। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था? 19वीं शताब्दी में उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया। उत्खनन के लिए वे लिखित साक्ष्यों जैसे साहित्य व अभिलेख का प्रयोग करते थे। कनिंगम की जो रुचि थी वो आरंभिक इतिहास में थी। आरंभिक इतिहास मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उनकी क्या थी? मुख्यतः रुचि थी। आरंभिक बस्तियों के लिए उन्होंने चीनी बौद्ध, जो चीनी यात्री थे वो मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित थे, तो आरंभिक जो बस्तियों के लिए उन्होंने चीनी बौद्ध ग्रंथों, बौद्ध यात्रियों के जो ग्रंथ थे उनके द्वारा जो छोड़े हुए वृत्तांत थे, वृत्तांत का मतलब एक वर्त होता है उसका अंत हो जाता है, यानी कि जो यात्रा उन्होंने शुरू की थी वहां से लेकर जो उनका अंत था यात्रा का, उस पूरी यात्रा के दौरान जितनी भी जानकारी उन्होंने लिखी थी वो सारी की सारी जानकारी क्या होती है? यात्रा वृत्तांत होती है। उस यात्रा वृत्तांत के आधार पर उन्होंने क्या थी? आरंभिक बस्तियों की खोज की प्रयास शुरू किए थे। जब वो खोज कर रहे थे तब उन्हें क्या मिलता है? एक अंग्रेज आता है, अंग्रेज कोई सिपाही रहा होगा, वो आकर कनिंगम साहब को एक हड़पाई मुहर देता है, जिसको देखकर कनिंगम उसकी व्याख्या की अपनी जानकारी के कालखंड में नहीं कर पाते। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कनिंगम साहब को एक हड़पाई मुहर दी जाती है तो वो क्या करते हैं? उस मुहर का काल पता करने की कोशिश करते हैं कि ये किस कालखंड की रही होगी, और उनके अनुसार कालखंड कौन सा था? उनके अनुसार कालखंड था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर बाद की जितना भी समय जब वहां तक वो रहा करते थे, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 1900 या 19वीं शताब्दी के बीच का जो कालखंड था उस कालखंड में ही उन्हें क्या करनी थी? इस हड़पाई मुहर को परिभाषित करना था या व्याख्या करनी थी। पर उनके कालखंड में जितने भी साक्ष्य उन्हें मिले थे उन सब से ये क्या थी? हड़पाई मुहर अलग थी। तो अलग थी तो कब की थी और किसने इसको बनाया होगा? इन सारे सवालों के साथ उनकी क्या होती है? समस्या शुरू हो जाती है। देखो आगे पढ़ते हैं। क्योंकि उनको लगता था कि भारतीय इतिहास की शुरुआत का आरंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ ही हुआ था। उन्हें यह नहीं पता था कि जो भारतीय इतिहास है वो शुरू कहाँ से हुआ है? वो सिंधु नदी घाटी के आसपास पनपे शहरों से हुआ है, ना कि गंगा की घाटी के आसपास पनपे शहरों से। तो क्या होता है? ये उनका भ्रम होता है। और उनका भ्रम क्या है? अगर आपसे सवाल पूछे कि कनिंगम का जो भ्रम है वो क्या है, तो कनिंगम का भ्रम यह है कि कनिंगम साहब ये मानते थे कि जो भारतीय इतिहास है उसकी शुरुआत गंगा की घाटी के पनपे जो पहले शहर है उनके साथ हुई थी। पर यह क्या था? उनका भ्रम था। पर वास्तव में जो भारतीय इतिहास है या जो भारत की प्रारंभिक बस्तियां हैं वो गंगा नदी की घाटी के आसपास ना पनप कर सबसे पहले सिंधु नदी की जो घाटी थी उसके आसपास पनपी थी, और यही उनका क्या था? भ्रम था। तो चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब जो बिंदु है अपना वो क्या है? वो है एक नवीन सभ्यता की खोज, एक नवीन सभ्यता। 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में मोहरें खोज निकाली। अब क्या होता है कि एक कालखंड होता है जिस कालखंड में क्या होता है? खोजें जारी रहती है। इतिहास की व्याख्या तो नहीं कर पाते लेकिन क्या होती है? सिर्फ खोजें जारी रहती है। उन्हें कुछ साक्ष्य मिलते रहते हैं और आखिर में वो उन साक्ष्यों को इकट्ठा करते हैं और फिर इतिहास को क्या करने की परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, उसकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। तो अब जो साक्ष्य हमें मिलना शुरू होते हैं उन साक्ष्यों की हम बात करते हैं। देखो 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में यानी कि 1910 1920
के दशकों में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में मोहरें खोज निकाली। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हड़प्पा नामक शहर जो खोजा गया था उसकी खोज किसने की थी, तो उसका जवाब हो जाएगा दयाराम साहनी ने उनकी क्या की थी, खोज की थी। ठीक है। कालांतर में राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरें मोहनजोदड़ो से खोज निकाली। देखो, जो घटनाक्रम होता है उसका सिलसिला कहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले शुरू होता है कनिंघम साहब को, जब वो 19वीं शताब्दी में इतिहास का उत्खनन कर रहे थे या जो पुरातात्विक स्थलों का उत्खनन कर रहे थे, तब उन्हें क्या मिलती है, एक हड़प्पाई मोहर मिलती है। ठीक है। उसके बाद 20वीं शताब्दी में एक शहर की खोज होती है, उस शहर में भी उन्हें हड़प्पाई मोहरें मिलती है। देखो, अभी उनका नाम हड़प्पाई मोहर नहीं है, लेकिन उन मोहरों में क्या है, कुछ ना कुछ समानताएं हैं। तो वो मोहरें में कौन ढूंढता है, हड़प्पा नामक शहर में दयाराम साहनी। फिर एक मोहनजोदड़ो नामक स्थान में कौन खोजता है, राखलदास बनर्जी। ठीक है। अब क्या होता है, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में मिली मोहरों से पता चलता है कि दोनों स्थल एक ही संस्कृति के भाग थे। यानी कि आप दो शहरों में जाते हो और दोनों शहरों में आपको समान वस्तुएं ही मिलती है, एक जैसा खाना पीना, रहना, पहनावा, तो आप क्या कहोगे कि उनकी संस्कृति कैसी है, उनकी जो संस्कृति कैसी है, समान है। और मैंने जब शुरू की कक्षाएं पढ़ाई थी आपको, तो उसमें इस संस्कृति शब्द को परिभाषित करके बताया था कि जो पुरातात्विक इतिहास होता है या जो पुरातत्व वेता है, उनके अनुसार संस्कृति का मतलब होता है किसी स्थान विषय में, किसी कालखंड विशेष में प्राप्त जितनी भी पुरा वस्तुएं होती हैं, उनके संग्रह को क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। तो जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नामक स्थल है, इन दोनों स्थलों से जो मिली मोहरें हैं, वो मोहरें कैसी है, समान है। तो अब जब ये दो अलग अलग स्थानों पर समान पुरातात्विक वस्तुएं मिलती है, तो उनकी संस्कृति भी क्या होगी, समान होगी। ठीक है। अब देखो, इन्हीं खोजों के आधार पर 1924, तारीख याद रखना कौन सी है, 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जॉन मार्शल, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। क्या नाम है, बोलना एक बार वापिस, जॉन मार्शल, साल 1924, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर एक बात कहते हैं। वो क्या कहते हैं, पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा करते हैं। तो आपके सामने सवाल क्या बनता है, वो समझो। आपके सामने सवाल ये बनता है कि किसने एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। सवाल वापस सुनना ध्यान से, किसने एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। तो जवाब क्या होगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। यह आपका पहला सवाल बना। दूसरा सवाल, जॉन मार्शल ने एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कब की। तो जवाब क्या हो जाएगा, 1924 में। ठीक है। एक सवाल आपका यह बनेगा कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के दो डायरेक्टरों के नाम बताओ। क्या सवाल बनेगा कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है, उसके जो दो डायरेक्टर है, कोई भी दो डायरेक्टर, उनके जो नाम है वो बताओ। तो पहला नाम आपने, सबसे पहला डायरेक्टर कौन था, अलेक्जेंडर कनिंघम, और दूसरा डायरेक्टर जो हमारे सामने आ रहा है नाम, वो कौन सा है, जॉन मार्शल। हो गया याद। तो 4-5 सवाल बने, वो मैं एक बार वापस बता देता हूँ कि नवीन सभ्यता की घोषणा की कब की, 1924 में। किसने की, जॉन मार्शल ने। दो डायरेक्टरों के नाम बताओ, तो अलेक्जेंडर कनिंघम और जॉन मार्शल। चलो आगे पढ़ते हैं। अब देखो, एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इस कहानी को वापस पूरा समझेंगे। एस.एन. राव ने द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, क्या है ये, किताब का नाम है। क्या नाम है किताब का, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इसका अर्थ समझते हैं। स्टोरी का मतलब कहानी, ऑफ का मतलब का, और इंडियन का मतलब भारतीय, और आर्कियोलॉजी का मतलब पुरातत्व। तो भारतीय पुरातत्व की जो कहानी है, अब इसका अर्थ ये होता है, लेकिन अगर पढ़ेंगे किताब का नाम तो क्या है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी नामक पुस्तक में एस.एन. राव ने लिखा है। क्या लिखा है कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा।
इस कहानी का मतलब क्या हुआ ये समझाओ आप तो मुझे, कि ऐसा एस.एन. राव ने क्यों कहा कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। तो चलो पहले इस शब्द को समझते हैं कि जो एस.एन. राव है, कौन से राव? एस.एन. राव, राजकुमार राव नहीं है, क्या नाम है उनका? एस.एन. राव, एस.एन. राव। वो ऐसा क्यों कहते हैं कि जॉन मार्शल ने भारत को 4000 वर्ष पूर्व छोड़ा। कहाँ से? जहाँ से पाया था। ये एक वाक्य उन्होंने कहा। ऐसा क्यों कहा? तो देखो, कनिंघम साहब को भ्रम क्या था? कनिंघम को भ्रम था कि जो भारतीय इतिहास है वो कहाँ से शुरू होता है? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि 600 ईसा पूर्व या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। उनका मानना यह था कि जो भारतीय इतिहास है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक का ही है। पर कनिंघम क्या कहते हैं कि कनिंघम कब थे? ये सॉरी, जो जॉन मार्शल साहब है वो कब थे? वो थे 1924 में। ठीक है, 1924 में से 4000 साल घटाओ तो क्या आएंगे? 2000 साल तो ये मान लो ईसा से, तो 2000 साल पीछे जाओगे तो क्या आएगा? 0 ईस्वी आ जाएगा। फिर 0 ईस्वी से 2000 साल पीछे जाओ तो क्या आ जाएगा? 2000 ईसा पूर्व। तो जॉन मार्शल ने एक्चुअल में जो कहा था वो क्या कहा था कि जो अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ 1924 में से, उस 1924 से 4000 साल पहले, कितने हजार साल पहले? 4000 साल पहले एक बस्ती की शुरुआत हुई थी, एक सभ्यता की शुरुआत हुई थी, और उस सभ्यता का नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। और वो कितनी पुरानी है? आज से 4000 साल पुरानी है। कितनी पुरानी है? आज से 4000 साल पुरानी है। तो ये बात समझ में आ गई ना कि देखो, कनिंघम साहब का तो इतिहास इतना ही था, 600 ईस्वी पर आकर रुक जाता था। पर मार्शल साहब कितने साल और पीछे ले गए? 1400 साल पहले। तो एस.एन. राव साहब का जो कथन है वो समझ में आ गया ना आपको कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि जो 1924 में जो स्थल खोजा गया था वो आज से 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता का था। इसलिए उन्होंने कहा कि जो जॉन मार्शल है उसने भारत को जहां पाया था उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ दिया। आगे पढ़ते हैं। देखो, क्योंकि मेसोपोटामिया में हुए उत्खननों में हड़प्पाई मोहरें मिली, लेकिन उस समय इसकी पहचान नहीं हो सकी, परंतु जब हड़प्पा स्थलों की खोज हुई तो पता चला कि दोनों क्या थे? समकालीन थे। मतलब क्या हुआ? समकालीन का मतलब एक ही समय में दोनों का अस्तित्व होना। जैसे आपको मैं बताऊं तो आप और मैं दोनों एक ही कालखंड में, कि 2024 है, उस 2024 में आप भी स्थित हो और मैं भी जी रहा हूँ, आप भी जी रहे हो और मैं भी जी रहा हूँ, तो हम दोनों क्या हैं? समकालीन है। कि जैसे आप क्या कहोगे जब आप अपने बोर्ड में टॉप करोगे और आप बताओगे कि हम इतिहास द रेड मून स्टडी से पढ़े हैं, तब आप क्या कहोगे कि हम दोनों क्या हैं? समकालीन है, और मैंने उनसे पढ़ा है, उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ और वो भी हमसे बहुत कुछ सीखे होंगे। तो ये क्या है? समकालीन है। तो जब हमें हड़प्पाई मोहरें मिलती है, देखो इसको ऐसे समझते हैं, दो स्थल है, एक हड़प्पा है, एक मेसोपोटामिया है, दोनों के बीच में बहुत दूरी है। मान लो दूरी को मैं अनुमानन 2000 किलोमीटर दूर मान लेता हूँ। 2000 किलोमीटर दो स्थल है, एक मेसोपोटामिया है, एक मेसोपोटामिया, एक सिंधु या हड़प्पा संस्कृति मान लो, हड़प्पा नामक स्थल है। दोनों में क्या मिलती है? समान मोहरें मिलती है। यहाँ पर भी मोहरें मिलती है और यहाँ पर भी मोहरें। जब सबसे पहले यहाँ मोहरें मिलती है तो इन मोहरों की व्याख्या नहीं कर पाते कि ये मोहरें कहाँ की है। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमें यह पता नहीं था कि हड़प्पा नामक शहर भी कोई हुआ करता था, तब इनकी व्याख्या नहीं हो पाई। लेकिन जब इस शहर की खोज हुई और ये मोहरें यहाँ मिली
तब उन्होंने क्या कहा कि हमें जो पहले मोहरें मिली थी, जो मेसोपोटामिया में जो मोहरें मिली थी, वो मोहरें कहाँ की है? इस हड़प्पा नामक शहर की है। इससे ये पता चलता है कि दोनों के दोनों शहर क्या है? समकालीन। ये बात समझ में आ गई। चलो आगे पढ़ते हैं। समस्या, मार्शल पुरास्थल के स्तर विन्यास को अनदेखा करते हुए समान परिमाण वाली क्षैतिज इकाइयों में बांट दिया तथा एक इकाई से प्राप्त सभी पुरावस्तुओं को सामूहिक वर्गीकरण कर दिया। देखो, अब देखो, मैंने आप दो तकनीकें बताई थी ना आप लोगों को। क्या तकनीक? एक तो ऊर्ध्वाधर तकनीक और एक क्षैतिज तकनीक। तो जो जॉन मार्शल साहब थे, उन्होंने ये नहीं देखा कि जो स्थल मिला है उसकी संरचना कैसी है। तो जॉन मार्शल साहब क्या करते हैं कि देखो, मानते हैं कि ये एक टीला है। क्या है? टीला। ये इस प्रकार कोई टीला है। तो जॉन मार्शल साहब क्या करते हैं? इस टीले का स्तर विन्यास का ध्यान नहीं रखते। वो क्या करते हैं? सिर्फ क्षैतिज इकाइयों में क्या करते हैं? खुदाई करते हैं। तो मान लो एक अलग अलग टीला है, वो क्या करते हैं? इस पूरे टीले को एक साथ खुदाई करते हैं। एक भाग हो गया, दो भाग हो गया और तीन भाग हो गया। और इन तीनों भागों से जो साक्ष्य उन्हें प्राप्त होते हैं, उन साक्ष्यों को वो क्या करते हैं? इकट्ठा कर लेते हैं। सभी साक्ष्यों को वो क्या कर लेंगे? इकट्ठा कर लेंगे। साक्ष्य 1 का, 2 का और 3 का। इन तीनों इकाइयों से जो साक्ष्य उन्हें प्राप्त होते हैं, उन साक्ष्यों को वो क्या कर लेंगे? इकट्ठा करके वो इतिहास की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। जिससे क्या होता है? मान लो ये 2600 ईसा पूर्व का है, ये 2700 ईसा पूर्व का है और ये 600 ईसा पूर्व का है। इन तीनों के जो साक्ष्य होंगे वो सभी के सभी एक साथ हो जाएंगे। जिससे क्या होगा? इतिहास का जो पूर्ण तरीके से जो व्याख्या है वो नहीं हो पाएगी और इतिहास अपने आप में लुप्त हो जाएगा। ये गलती कौन करते हैं? जॉन मार्शल साहब। तो देखो, ये गलती कौन करें? जॉन मार्शल साहब। अब आगे पढ़ते हैं। देखो, नई तकनीक व नए प्रश्न। नई तकनीक व नए प्रश्न। 1944 भारत के पुरातात्विक सर्वे के डायरेक्टर I.M. व्हीलर थे। क्या? सबसे पहले हमने देखा कि जॉन मार्शल वो अलेक्जेंडर कनिंघम बनते हैं। उनके बाद कौन बनते हैं? उनके बाद बनते हैं आपके ये जॉन मार्शल साहब। और जॉन मार्शल साहब के बाद कौन बनते हैं? वो ये व्हीलर साहब। तो व्हीलर साहब क्या करते हैं? देखते हैं कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई के बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करते हुए खुदाई करते हैं। यानी कि वो देखते हैं कि देखो, वो ऐसे नहीं है कि सीधे एक साथ खुदाई कर दी। वो देखते हैं कि टीला इस प्रकार बना हुआ है, तो शायद इसका जो इतिहास है 3 नंबर इकाई का, उसका इतिहास इस 2 नंबर की इकाई से अलग हो सकता है। इसलिए वो क्या करते हैं? इस 2 नंबर इकाई से जो प्राप्त साक्ष्य होते हैं उनको अलग रखते हैं और उनका क्या करते हैं? अलग से व्याख्या करते हैं। और जो 2 नंबर इकाई है उसकी अलग से व्याख्या करते हैं और 1 नंबर की अलग से व्याख्या करते हैं। इस प्रकार वो क्या करते हैं? इतिहास की जो हमें प्राप्त होनी चाहिए साक्ष्य, वो उनको सुरक्षित रख पाते हैं। तो ये था आज की हमारी कक्षा। इसको हम यहीं पर रखते हैं। तो देखो, ये तो मेरा काम था जो आपको पढ़ाने का था। अब आपके लिए जो काम हो वो देखो, वो काम क्या है। ठीक है, तो देखो, हड़प्पा सभ्यता की खोज। ठीक है, तो इसके सामने जो आपके लिए प्रश्न है वो क्या है? कनिंघम का भ्रम क्या था? इसके लिए आपको क्या करना है? 60 शब्दों से लेकर 100 शब्दों में इसका जवाब लिखना है। दूसरा सवाल, हड़प्पा की खोज। इसके बारे में आपको क्या करना है? 200 शब्दों में इसकी जानकारी देनी है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार हुई, क्या क्या घटनाक्रम रहा वो। और तीसरा सवाल क्या है? हड़प्पा व मोहनजोदड़ो नामक स्थलों की खोज किन लोगों ने की थी, उनका नाम लिखना है। वो आपको क्या करना है? इस कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।